चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कल हमने मेरे दोस्त आप लोगों को एसडीएफ रेट के बारे में पढ़ाया था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और इसमें हमने बताया था कि कमर्शियल बैंक अगर बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास में कुछ पैसा जो है वो जमा करते हैं तो जो ब्याज उनको मिलेगा उसी को एसडीएफ रेट के नाम से जाना जाएगा। ओके, ये बात हमने कल वहां पर डिस्कस करके आपको बताई थी। ओके, फिर मैंने ये बताया था मेरे साथियों कि गुणात्मक उपकरण में नैतिक दबाव क्या होता है, और मैंने बताया था प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग, सीमांत आवश्यकता, ये सब बातें मैं बता चुका था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी मैंने यहाँ पर बता दिया था, और 6 बैंकों के बारे में मुझे बताना था, 14 बैंक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ओके, इसके आगे हमें उन 6 बैंकों के बारे में बातचीत करना है जिसका राष्ट्रीयकरण जो है वो इसी समय पर किया गया था, है ना। तो आइए जरा बिना किसी देरी किए हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करते हैं और बहुत ही प्रेम से और प्यार से उन चीजों की जो है शुरुआत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइएगा जरा, मैं जरा इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कशन कराने की कोशिश करता हूं कि क्या वो खास बातें हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, ये 6 बैंक है ना, जिनका राष्ट्रीयकरण मेरे साथियों कब किया गया था? तो याद रखना 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ये 6 वो बैंक है ना। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बैंक कौन कौन से हैं? तो पहला है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में की गई थी। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना वर्तमान में कहां पर पड़ता है? आपका हैदराबाद में पड़ता है, याद रखना है मेरे दोस्त। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो दूसरा बैंक है विजया बैंक, और इस विजया बैंक की जो स्थापना है वो 1931 में बेंगलुरु में की गई, जो कि कर्नाटका में है। कारपोरेशन बैंक एक बैंक है, 1906 में मंगलुरु में कर्नाटका में स्थापित किया गया है। और पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में गुरुग्राम में, मेरे साथियों कहां पर? गुरुग्राम, ये आपका हरियाणा में पड़ता है, वहां पर स्थापित किया गया है। और वहीं पर मेरे दोस्त एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, 1936 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इन 6 बैंकों को 15 अप्रैल 1980 को मेरे साथियों राष्ट्रीयकृत किया गया। कल मैंने बताया था 14 बैंक कौन कौन से, कल मैंने बताया था ना 14 बैंक कौन कौन से। चलो, अब मेरे साथियों मैं आगे बताने वाला हूं कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। ऐसे तो मैंने कल भी आपको बताए थे कि वर्तमान में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। वर्तमान में कितने बैंक है मेरे साथियों? तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? नेशनलाइज्ड बैंक, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? तो याद रखना, वर्तमान में मेरे साथियों 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। कितने हैं? 12। तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक है वर्तमान में, ये भी आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि सवाल इसके इर्द गिर्द में खातो खुलवायो, है ना, छोरा और छोरी को नाम लिखवायो। तो आपने देखा होगा मेरे साथियों कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो उसको स्टैब्लिश किया गया मेरे साथियों कहां पर? तो याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टैब्लिश किया गया मेरे साथियों वडोदरा में। और वडोदरा कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है मेरे साथियों वडोदरा। कहां पर पड़ता है? गुजरात में वडोदरा देखने को मिलेगा आपको। वडोदरा कहां पर? गुजरात में, है ना। बहुत बढ़िया। क्लास रुक गई है, क्या बात कर दी? चलो ठीक है यार, मेरे इसमें तो क्लास बढ़िया चल रही है, मेरे इसमें तो क्लास बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपके इसमें क्लास क्यों रुक रही है? हम्म, आप ठीक है क्या क्लास? ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लास रुक रही है? दीवान जी, बेच में चल रही है ना क्लास? ठीक है, दोनों में चल रही है ऐसे तो। देखो मेरे इसमें क्लास बढ़िया चल रही है, ये चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, ये चल रही है। आप क्लियर है? अच्छा, बीच में रुक रही है क्लास? चलो, इसका मतलब अगर इंटरनेट का इशू है तो ये हम रिजोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में पड़ता है, और 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक है बैंक ऑफ इंडिया, 1906 में मुंबई में स्थापित किया गया। देखो एक बात बताता हूं, जहां पर भी लास्ट में आपको बैंक ऑफ इंडिया दिखे वो मुंबई में है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में है मेरे दोस्त। फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी कहां पर है? मुंबई में। देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुंबई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी कहां पर है? मुंबई में। तो जिस किसी बैंक के पीछे बैंक ऑफ इंडिया दिखे, इसका मतलब है कि उसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ये बात आपको याद रखना। और जिस बैंक में आपको पंजाब दिखे, जैसे यहां पर दिख रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आगे बात समझ में? तो पंजाब पंजाब कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। पंजाब पंजाब का मुख्यालय कहां पर है मेरे साथियों? नई दिल्ली में है। ओके, चलो। एक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक मेरे साथियों मेरा अकाउंट है, और मुझे अगर कोई काम पड़ेगा तो बेंगलुरु जाना पड़ेगा। बेंगलुरु 1906 में स्टैब्लिश किया गया। ये तिथि भले याद ना हो, लेकिन कम से कम बैंक और उसके मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में ये 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। एक बैंक याद रखना, यूको बैंक, यूको को से कोलकाता, यूको कोलकाता, को से कोलकाता, तो कोलकाता में है। इंडियन बैंक जहां पर भी दिखे, इंडिया शब्द जहां पर भी दिखे मेरे साथियों स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसका मुख्यालय चेन्नई में है। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये भी मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। ओके, बात आ गई समझ में? अब मैं बात करता हूं बैंकों के विलय के बारे में, मर्जर के बारे में, कि बैंकों का मर्जर क्या होता है, बैंकों का विलय क्या होता है। बैंकों का विलय, तो मेरे साथियों बैंकों का मर्जर, विलय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मर्जर के नाम से भी जानते हैं, मर्जर। तो बैंकों का विलय, विलय विलय,
तो मर्जर ऑफ बैंक की हम बात करें तो बैंकों का विलय का मतलब क्या है? विलय का मतलब है कि एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज करना। अब मर्ज क्यों किया जाता है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी ब्रांच में बहुत सारे अकाउंट होल्डर हो ही ना, केवल 10-15 अकाउंट होल्डर हो, तो उसके लिए 1 लाख रुपए किराया देना उस बैंक के लिए, उसमें कर्मचारी रखना, मतलब 5 लाख का खर्चा कर देना एक महीने में, कहां तक अच्छा होगा? नहीं होगा ना अच्छा। इसलिए बैंकों का मर्जर किया जाता है। तो बैंकों के विलय के बारे में मैं बातचीत करूं कि बैंकों का विलय जो है वो कौन सी बैंक का विलय किसमें किया गया, सवाल यहां से आते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि बैंकों के विलय में आपको क्या क्या याद रखना है। एक बैंक है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक, आपको पता है सिंडिकेट बैंक को काय में मिलाया गया है? तो सिंडिकेट बैंक को काय में मिलाया गया? कैनरा बैंक में मिलाया गया। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक को कैनरा बैंक में मिलाया गया। कैनरा कैनरा बैंक में मिलाया गया। कैनरा बैंक में मिलाया गया। ये सवाल आता है यहां से, बताओ सिंडिकेट बैंक को किस में मर्ज किया? तो कैनरा बैंक में मर्ज किया। किस में मर्ज किया मेरे साथियों? कैनरा बैंक में मर्ज किया सिंडिकेट बैंक को। ओके, अगला लिखेंगे। अगला एक बैंक है मेरे साथियों इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक को किस में मर्ज किया गया? इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। इंडियन बैंक में मिलाया गया या में मर्ज किया गया, में विलय किया गया। ओके, तो इलाहाबाद बैंक को किस में मिला दिया गया मेरे दोस्त? इंडियन बैंक में मिला दिया गया। अब एक बैंक था कारपोरेशन बैंक और एक था देना बैंक। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कारपोरेशन बैंक और देना बैंक जो है उसको काय में मिलाया गया। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो लिखेंगे विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में मिलाया गया, में विलय किया गया, में विलय किया। ठीक है, तो जो विजया बैंक है और देना बैंक है इसको काय में मिलाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिलाया गया। एक था कारपोरेशन बैंक, आपने सुना है कारपोरेशन बैंक के बारे में? मैंने अभी आपको लिखवाया है, ये जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना तब की बात है। तो एक था मेरे साथियों कारपोरेशन बैंक और एक और बैंक था। एक तो कारपोरेशन बैंक था, बहुत बढ़िया, हाँ जी, और मेरे साथियों एक था आंध्रा बैंक। इन दोनों को यूनियन बैंक में मिला दिया गया। तो कारपोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में मिलाया गया। यूनियन बैंक में मिलाया गया। सवाल आता है किस बैंक को किस बैंक में मिलाया गया, है ना? तो कारपोरेशन बैंक को काय में मिलाया गया? तो यूनियन बैंक में। और एक और बैंक कौन सा था इसके साथ में, तो याद रखना है ना? एक बैंक और कौन सा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, एक था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और एक था मेरे साथियों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी में मिलाया गया। पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं इसको, पीएनबी में मिलाया गया। ओके, ये भी याद रखना। और एक और याद रखना भारतीय महिला बैंक, इसको एसबीआई में मिला दिया गया। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मिलाया गया। ओके, तो ये कुल मिलाकर के बैंकों के मर्जर के बारे में मैंने बता दिया कि मर्ज कब किया। हाँ, इनको अलग अलग समय पर मर्ज किया गया है मेरे साथियों। अप्रैल 2019 में भी किया, फिर अप्रैल 2020 में भी किया। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलो, ये जो महिला बैंक है ना इसको अप्रैल 2017 में किया गया था मर्जर। ये मेरे साथियों अप्रैल 2017 की बात है। तो अप्रैल 2017 में महिला बैंक को मेरे साथियों एसबीआई में मिलाया गया था। और अगर हम बात करें पीएनबी की बात करें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वाली, है ना? बहुत बढ़िया, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये सबके सब मेरे साथियों जो है 2020 की बात है। 2020 में 10 बैंकों को मिला दिया गया था। ठीक है, कहीं लिखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा,
ये मेरे साथियों अप्रैल 2019 की बात है। अप्रैल 2019 में मेरे साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला है। बाकी सिंडिकेट बैंक को मेरे साथियों ये अप्रैल 2020 की बात है ना। और इलाहाबाद बैंक भी अप्रैल 2020 की बात है मेरे साथियों। ये सारे 20 की बात है। कारपोरेशन बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये भी मेरे दोस्त अप्रैल 2020 में ही किए गए, है ना। तो आप इन्हें लिख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में ना 10 बैंकों को मर्ज किया गया था। ओके, अप्रैल 2019 में एक याद रखना मेरे साथियों आप लोग कि विजया बैंक और देना बैंक को किसमें मिलाया गया था 2019 में, तो याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया था। बस इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना भर याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा देखो, मर्जर तो पहले भी किए गए, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, पटियाला था, है ना, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। आप तो ये याद रखना कि सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिलाया है, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया है, विजया और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया है, ये बात भी आपको याद रखना है। और फिर आप याद रख सकते हैं कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में मिलाया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और ओरिएंटल बैंक ऑफ आपका जो कॉमर्स है इसको पीएनबी में मिलाया है, और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मिलाया 2017 में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगली बात करते हैं मेरे साथियों। ये अब हमें कुछ अन्य बैंकों के बारे में बातचीत करना पड़ेगी। ओके, हमें कुछ अन्य बैंकों के बारे में बातचीत करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ बैंक हमारे बच चुके हैं, अन्य बैंक करके हेडिंग हम डालेंगे, है ना। कुछ अन्य बैंक है जैसे नाबार्ड, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो हेडिंग डाल देता हूं, अन्य बैंक, कंफ्यूज मत हो जाना। अन्य बैंक, दरअसल इन्हें विकासात्मक बैंक के नाम से भी जानते हैं आप, डेवलपमेंटल बैंक्स, क्योंकि ये देश के अलग अलग सेक्टर्स का डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए इनको विकासात्मक बैंक के नाम से जानते हैं। कोई बात नहीं, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेरे साथियों नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में क्या बात है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ना इसके फुल फॉर्म से लेकर के सवाल आते हैं, है ना। तो याद रखना है मेरे दोस्त, नेशनल, एनए का मतलब होता है नेशनल, एनए का मतलब क्या होता है नेशनल, बी का मतलब होता है बैंक, और एक एब्रीविएशन आपको लगाना है 4, तो नेशनल बैंक 4। ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है ना। अब दूसरा बिंदु लिखेंगे, इसको एस्टैब्लिश किसने की गई, या इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई। तो मैं आपको बताता हूं कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया, 12 जुलाई 1982, 1982। किसकी रिकमेंडेशन पर की गई इसकी स्थापना, किसकी सिफारिश पर की गई? तो एक समिति थी जिसका नाम था शिवरमन कमेटी, हिंदी में बोलते हैं शिवरमन समिति। ओके, तो शिवरमन समिति, शिवरमन समिति। ओके, अब इसके लिए ना भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट भी बनाया गया नाबार्ड के लिए, और वो था नाबार्ड एक्ट 1981, नाबार्ड एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981, ठीक है, ताकि राष्ट्रीय स्तर में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे सके, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। सर नेशनलाइजेशन और मर्जर में क्या अंतर है? मधुबाला, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है सरकार की 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी होना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र को समर्पित करना। और मर्जर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बैंकों को एक साथ मिलाना, इसको हम बोलते हैं। चलिए अगली बात मेरे साथियों, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? भाई मैंने आपको एक बात बता रखी हमेशा से कि जब भी किसी बैंक की स्थापना, जब भी किसी संस्था की स्थापना किसी अधिनियम से हो, एक्ट से हो, तो उसकी प्रकृति होती है सांविधिक। कैसी होती है? सांविधिक होती है, सांविधिक। और इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय है यह, ठीक है। इसके क्या कार्य है, फंक्शंस क्या है इसके, इसके क्या कार्य है, इसके क्या कार्य है, मैं तो कार्य आपको बताना चाह रहा हूं। तो विलय कौन करता है, सरकार या भारत, आरबीआई? दोनों की मिलीजुली सरकार है, ऐसे तो निर्धारण आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, आरबीआई ही विलय करती है, पर सरकार की अनुमति इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, तो कार्य क्या है इसके, नाबार्ड के क्या काम है? तो नेशनल बैंक, ये राष्ट्रीय स्तर का बैंक है, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, तो इसमें लिखेंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। तो नाबार्ड क्या करता है? कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। क्या करता है ये? कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नाबार्ड का काम है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा अगर मैं बताऊं मेरे साथियों, तो ये ना नाबार्ड आरआरबी का संचालन भी करता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, रीजनल रूरल बैंक, इसमें लिखेंगे आरआरबी। अभी आरआरबी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आरआरबी का संचालन, या हम कहें कि आरआरबी की निगरानी ये करता है, निगरानी, है ना, या संचालन। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े मुकेश भाई, चलो नाबार्ड के बारे में इतनी बात। अच्छा, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मेरे साथियों मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, मुंबई में। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं,
इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, सिफारिश शिवरमन समिति, नाबार्ड एक्ट 1981, प्रकृति सांविधिक कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, आरआरबी की निगरानी और संचालन करता है, इसका मुख्यालय मुंबई में। अगली बात मेरे साथियों, नाबार्ड ना कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए मेरे साथियों विकास का ये अपेक्स बॉडी है। अपेक्स का मतलब है शीर्षस्थ संस्था है। तो कहां लिखूं, अगले पेज पर लिख दूं, देखो लिखेंगे यह ग्रामीण विकास, यह ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास एवं कृषि के विकास के लिए शीर्षस्थ संस्था है। ओके, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये ग्रामीण विकास एवं कृषि के लिए अपेक्स बॉडी है, ये बात भी आपको नोट डाउन करना है यहां पर, ठीक है। फिर अगली बात मेरे साथियों, अपेक्स बॉडी का मतलब है टॉप, है ना। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसका प्रमुख कौन है, इसका प्रमुख कौन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे साथियों कि इसके हेड कौन है भी वर्तमान में, नाबार्ड के प्रमुख कौन है, प्रमुख। ओके, और क्या क्या बातें हो सकती है नाबार्ड के बारे में, काफी बातें हैं मेरे ख्याल से, है ना, नाबार्ड के बारे में पर्याप्त बातें, ठीक है। चलो अगले बैंक के बारे में बातचीत करते हैं। अगला बैंक है मेरे साथियों आपका सिडबी। सिडबी, और सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिडबी का फुल फॉर्म है मेरे साथियों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करता है, लघु उद्योगों का डेवलपमेंट करता है ना। नाबार्ड में एक और बात लिख सकते हैं कि नाबार्ड में 100% हिस्सेदारी किसकी है, सरकार की है। तो 100% स्वामित्व भारत सरकार का है नाबार्ड में, 100% स्वामित्व किसका है, भारत सरकार का, ये लिख लो आप, भारत सरकार का 100% इसमें ऑनरशिप है। अगला सिडबी, सिडबी की स्थापना कब की गई, सवाल कई बार पूछा जाता है। तो सिडबी की स्थापना की गई 2 अप्रैल 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है मेरे साथियों लखनऊ में, लखनऊ में, लखनऊ में। ये क्या काम करता है, इसका कार्य क्या है, तो इसके क्या काम है, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है, उसका विकास करता है। तो लिखेंगे लघु उद्योगों का विकास करना, 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 स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, ये इसका काम है। लघु उद्योगों का विकास करना इसका काम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना इसका काम है। ओके, चल बढ़े आगे बढ़े। सिडबी के बारे में हमने इतनी बातें कर ली, बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिडबी के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला बैंक के बारे में बताता हूं जिसका नाम है मेरे साथियों आईडीबीआई। आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 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 आईडीबीआई। और इसकी स्थापना कब की गई, तो आईडीबीआई की स्थापना की गई 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे साथियों, बता सकते हैं आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइए। बहुत बढ़िया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ जी शंकर भाई, शंकर भाई कोई बात है, आप कह रहे हैं फालतू के कमेंट तो हम ऐसे भी नहीं करते, क्या हुआ, सब ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो ना। ओके, नहीं ना कोई डाउट, अच्छा हिंदी में लिखूं, अरे यार भाई हिंदी में लिखना है क्या। देखो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आईडीबीआई का, है ना। और ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, तो आईडीबीआई बैंक ना पहले क्या काम करती थी पता है, उद्योगों का विकास करती थी। अब ये आजकल हर किसी को लोन देती है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या करती है, औद्योगिक विकास करती है,
औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। इसके प्रमुख कौन है? अभी आपके कमेंट लूंगा, चिंता मत करो, है ना, पहले पढ़ाने दो मुझे, फिर मैं आपके कमेंट लूंगा। इसके प्रमुख कौन है तो ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे, इसके प्रमुख कौन है, और लिख भी लेना है कि इसके हेड कौन है ना। आईडीबीआई के हेड कौन है? राकेश शर्मा बने ना अभी, पर आप सर्च करना कि इसके चेयरमैन कौन है। ओके, चलो ये हो गया आपका कौन सा बैंक? आईडीबीआई। और आईडीबीआई के बाद में अगला एक बैंक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसका नाम है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक, और एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। ओके, और एक्सिम बैंक की अगर मैं बात करूं कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, देखो एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 1982 में की गई। बेटा अंग्रेजी में ही आएंगे इसके फुल फॉर्म, 1 जनवरी 1982 में की गई। ठीक है, दूसरी बात मेरे साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो एक्सिम बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है। फिर तीसरी बात, ये क्या काम करता है, तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है, मतलब आयात और निर्यात को रेगुलेट करता है ना। तो मेरे दोस्त याद रखना, ये ना विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। इसका क्या काम है, इसके कार्य क्या है, तो लिखेंगे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, इसको बढ़ावा देना मेरे दोस्त एक्सिम बैंक का काम है। किसका काम है? एक्सिम बैंक का काम है। तो एक्सिम बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया। अगला एक और बैंक लिखेंगे एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं आप इसे, एनएचबी। ये ना भारत के अंदर मेरे साथियों आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाता है। आवासीय सुविधा है ना, आवासीय का मतलब है रेसिडेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आवासीय सुविधा प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। तो इसकी स्टैब्लिश कब की गई थी, तो 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना, 9 जुलाई 1988। भैया आपको लिखना है इसके प्रमुख कौन है, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, आप भी तो गूगल करो थोड़ा सा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की गई, 1988 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अगली बात आपको ये याद रखनी है कि ये क्या काम करता है। तो मेरे साथियों ये इसके कार्य लिखेंगे, इसके कार्य या फंक्शंस। ये ना आवास उपलब्ध करवाता है, तो आवास उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी है। जो गरीब परिवार है उन लोगों को ये आवास उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो एनएचबी के बारे में ये आपको याद रखना है ना। आगे बात समझ में, एनएचबी। अब मैं अभी एक संस्था बोल रहा था आरआरबी के बारे में, आरआरबी। ये आरआरबी कई बार सवालों के घेरे में आ चुका है। इसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आप इसे बोल देते हैं। ओके, आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं, आरआरबी। अच्छा, आरआरबी की स्थापना कब की गई, तो आरआरबी की स्थापना की गई है 2 अक्टूबर 1975 को। किस समिति की रिकमेंडेशन पर की गई, सिफारिश किसके द्वारा की गई इसकी, तो इसकी रिकमेंडेशन की गई है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, है ना, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। नरसिम्हन, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर मेरे साथियों इसकी स्थापना की गई आरआरबी की, है ना। अगली बात, आरआरबी के काम क्या है, क्या कार्य करता है ये, इसके क्या कार्य है, तो नाम से स्पष्ट है मेरे साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करता है ना। तो लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इसकी जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इसकी जिम्मेदारी है। ओके, गांव में आपने देखा होगा किसी किसान भाई को अगर भैंस लेकर के आनी है तो उसको पैसा कौन देगा, तो वहां का जो ग्रामीण बैंक है वो देगा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, मालवा ग्रामीण बैंक है ना। ऐसे अलग अलग ग्रामीण बैंक है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये ग्रामीण बैंक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अगली बात मेरे साथियों, आरआरबी के लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया है, आरआरबी एक्ट 1976। ये अरे अरे ये अधिनियम बनाया सरकार ने ताकि आरआरबी को और ज्यादा अधिकार दिए जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आरआरबी का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है,
आरआरबी की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, आरआरबी का नेचर कैसा है, नेचर। तो मेरे साथ ये सांविधिक नेचर का निकाय है, सांविधिक। और सांविधिक का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। सांविधिक इसका नेचर है, ठीक है। और देश के अंदर एक साथ 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी, आपको मैं बता दूं, है ना, 2 अक्टूबर 1975 को। कहां कहां की गई थी, यूपी में 2 जगह की गई थी, एक गोरखपुर में की गई थी, गोरखपुर, और एक की थी मुरादाबाद में। गोरखपुर और मुरादाबाद, यहां पर 2 जगह आरआरबी की स्थापना की गई। हरियाणा में मेरे साथ भिवानी एक जगह पड़ती है, वहां पर आरआरबी की स्थापना की गई। और राजस्थान में जयपुर मेरे साथियों, राजस्थान में आरआरबी की स्थापना कहां पर की गई, जयपुर में। तो राजस्थान में जयपुर आरआरबी की स्थापना की गई। कितने हो गए, 4 हुए ना। एक लिखेंगे, एक लिखेंगे पश्चिम बंगाल। याद रखना मेरे दोस्त, पश्चिम बंगाल में मालदा एक जगह है, वहां पर आरआरबी की स्थापना की गई, मालदा में। तो ये 5 आरआरबी की स्थापना की गई मेरे साथियों, 5 जगह आरआरबी की स्थापना की गई। अब तो आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दी गई है ना, पर जो फैक्ट है वो इतना ही है, आपको इतना याद रखना है। अरे भाई राइटिंग तो सही से लिखा करो, समझ नहीं आता हिंदी में क्या देते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि आरआरबी में किसका कितना परसेंटेज होता है, किसकी कितनी ओनरशिप है। तो हम लिखेंगे आरआरबी की संरचना, आरआरबी की संरचना, स्ट्रक्चर। आरआरबी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो आरआरबी की संरचना की अगर हम बात करें, तो देखो इसमें इसमें ना केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, भारत सरकार या केंद्र सरकार। तो भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है आरआरबी के अंदर, तो 50% तक की होती है, 50% तक हिस्सेदारी किसकी होती है, भारत सरकार की होती है। भारत सरकार की हिस्सेदारी, है ना, 50% तक की होती है। अभी भी क्लास रुक रही है क्या, अटक रही है क्लास। चलो अब ऐसे ज्यादा देर बची नहीं है ना, पर मैं इसका सुझाव कुछ करता हूं, इसका मेरे दोस्त, इसका जुगाड़ कुछ करता हूं। क्लास क्यों अटक रही है आज, पता नहीं क्यों हर क्लास में दिक्कत आ रही है आज, है ना। आरआरबी का अधिनियम 1976, इसमें एक्ट रोंग कैसे है, यही तो मैंने लिखा ना, आरआरबी अधिनियम 1976 बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, रोंग कैसे हो सकता है ना। चलो अगला ध्यान देंगे, इसके अंदर मेरे साथियों राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। राज्य सरकार का कितना स्वामित्व इसके अंदर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसमें 15% का जो शेयर होती है वो राज्य सरकार का होता है, 15%। और मेरे साथियों एक होती है प्रायोजित बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक आप इसे कहते हैं, प्रायोजित बैंक, प्रायोजित बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक आप इसे कहते हैं। ये कुछ ऐसी बैंक होती है जो आरआरबी के अंदर क्या करती है, आरआरबी के जो कर्मचारी उनको ट्रेनिंग देती है ना, उनको सिखाती है कि किस तरीके से हमें देश के अंदर काम करना है, हमें हमारे क्षेत्र का विकास करना है। ओके, आगे बात समझ में। तो स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना स्वामित्व होता है इसके अंदर, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का स्वामित्व होता है। ये सवाल आए हुए हैं आपकी एग्जाम में, यहां से सवाल पूछे गए हैं। ओके, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखो ये इसका जवाब दो मेरे साथियों, इसका जवाब दो, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, इसका इसका जवाब दो। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, यानी कि आरआरबी लिखा है, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इसको, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है, बताओ कितना होता है, भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है, बताओ भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है। 20% होता है, 50%, 60% या 40%। तो याद रखना है मेरे साथियों, 50% का हिस्सा होता है भारत सरकार का। कितना हिस्सा होता है भारत सरकार का, 50% का हिस्सा होता है ना, 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की होती है। अगला एक सवाल मेरे साथियों मेरे सामने है, इसका आंसर देंगे, ये भी सीजीएल में पूछा गया है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में भी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है बताओ, नेशनल बैंक ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद तो आएगा ही नहीं, नेशनल बैंक ऑफ असम, असम भी नहीं आएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, डी भी नहीं होगा, नेशनल ब्यूरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला एक और सवाल लेते हैं, है ना, अगला सवाल लेते हैं मेरे साथियों, ये बताओ इसका आंसर दो, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बताओ। बड़े वाणिज्यिक बैंक, बड़े का मतलब क्या होता है, बड़े का मतलब होता है ज्यादा। तो कब हुआ, 1947 में, 1956 में, 1969 में, 1980 में, कब हुआ भाई। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ, एक 1969 में हुआ और एक 1980 में हुआ। तो इसका आंसर एसएससी ने 1969 सही किया है, हालांकि मेरे हिसाब से यह भी सही है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहां पर भी किया गया है। दोनों सही है, गलत नहीं है, पर एसएससी ने यह आंसर चयन किया है, तो मैंने सोचा आपको यही बता देता हूं। ओके, तो ये बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई शब्दावली थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करना थी। ओके, अब सुनना मेरी बात को,
इससे आगे भी हमें चीजें पढ़ना है, लेकिन अब हम आज नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा मेरे साथियों, और सुझाव यह है कि अब हम लोग कब मिलने वाले हैं, तो सोमवार को मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे हम लोग, अब सोमवार को हम लोग मिलेंगे मेरे दोस्त। तो सोमवार को सभी लोग आइएगा, है ना, सोमवार को भंडारा करेंगे हम लोग। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी तबीयत कल से ठीक है, कल से मैं ठीक हूं, मतलब कल की तुलना में आज मेरी तबीयत जो है वो बहुत अच्छी है। वो तो कभी कभी बिगड़ जाती है तबीयत, है ना, कभी कभी बिगड़ जाती है तबीयत। ओके, ओके, अब आप जा सकते हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो भाई साहब ऐसे ही पढ़ते रहो यार, क्योंकि सफलता ऐसे ही आपको मिलेगी, एक दिन जरूर मिल जाएगी। पढ़ना डेली होगा, लेकिन सफलता एक दिन जरूर आपको मिल जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी, है ना। खूब मेहनत करते हो आप लोग और बहुत अच्छे से पढ़ते भी हो। मुझे सुझाव यही है कि अच्छे से पढ़ो, और संडे को, सैटरडे और संडे हमारी क्लास नहीं होगी। और अब हम लोग जो मिलने वाले हैं मेरे दोस्त, वो कब मिलने वाले हैं, तो याद रखना है, अब हम मिलने वाले हैं आपसे कल। कल नहीं, मतलब मंडे को मिलने वाले। ओके, तो हम लोग अब मंडे को मिलेंगे, मंडे को, मंडे को हम लोग मिलेंगे मेरे साथियों, और मंडे को अब आपसे चर्चा करेंगे। ओके, तो मंडे को अब हम आपसे अच्छे से मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और खूब प्रेम से आपसे चर्चा करेंगे। ओके, चलो भाई, ये आपकी मैंने क्लासेस भी सारी भेज दी है ना, टीम के पास में, ताकि समय से पहुंच जाए पीडीएफ और ये अपलोड हो सके। ओके, अब हम आपसे मंडे को मिलेंगे मेरे दोस्तों। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप खूब अच्छे से पढ़िए बहना। आपका भाई आप लोगों के साथ सदैव रहेगा, चिंता मत करिएगा कभी भी किसी भी परिस्थिति में। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।